Good evening. Welcome to our new series, Daily Current Affairs. These current affairs are for 20th June 2020, presented to you by IS की तैयारी. चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट करंट अफेयर पे, जो आज के लिए इम्पॉर्टेंट है, या 20 जून में जो न्यूज़ में आया है. तो पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर से रिलेटेड है. बेसिकली जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स है, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा बिल्ड किए जा रहे हैं. यहाँ पे इस खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स के अंडर हर स्टेट और यूटी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे. जो इसकी फ़र्स्ट स्टेज है, वहाँ पे सिर्फ 8 स्टेट्स में जो है ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा. ये जो स्टेट्स हैं वो है कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री बना रही है और कौन से प्रोग्राम के अंडर आता है. हमें स्टेट्स के बारे में, कौन कौन सी स्टेट्स में बन रहा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट हाँ, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेज में जो है वो सारी स्टेट्स को कवर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 8 स्टेट्स को कवर किया जा रहा है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स बनाने का? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाहते हैं, और जो भी ग्रास रूट लेवल से जो भी प्लेयर्स को चूज़ किया जा रहा है उनका एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं. तो ये जो स्टेट सेंटर्स हैं या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर बन रहे हैं. तो थोड़ा हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में भी जान लेते हैं. तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो बेसिकली स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल पे रिवाइव करने के लिए लॉन्च किया गया था. इसमें जो है प्लेयर्स को हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में रुचि है तो आपको उसमें ना डाल के किसी और में डाला जाएगा. आपको प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा कि आप अपनी जो कैलिबर है और अपना टैलेंट जो है उसको नर्चर कर सकते हैं, उसको ब्रश अप कर सकते हैं. यहाँ पे जो है टैलेंटेड प्लेयर्स को जो है वो हाई पावर्ड कमेटी जो है वो आइडेंटिफाई करती है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है 5 लाख रुपए की हर साल. ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 8 साल के लिए दी जाती है. मतलब हर साल के लिए आपको 5 लाख दिए जाएंगे, और ये जो 5 लाख हैं वो 8 सालों तक आपको दिए जाएंगे. देखिए, अब खेलो इंडिया के जो हैं हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. ये बेसिकली एक फ़्लो चार्ट है जहाँ पे खेलो इंडिया से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताया गया है. तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो ये है: कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट किया जाएगा, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स को बनाया जाएगा, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कराए जाएंगे, टैलेंट सर्च किया जाएगा, स्पोर्ट्स कराया जाएगा पीस एंड डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स वुमेन के लिए भी स्पोर्ट्स का प्रोविज़न है, प्रोविज़न ऑफ स्पोर्ट्स अमंग्स द पीपल विद डिसेबिलिटीज़. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है खेलो इंडिया से रिलेटेड. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है आर्मरी आइस शेल्फ. अब पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है. जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है उसने प्रेडिक्ट किया है कि जो आर्मरी आइस शेल्फ है उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो इंक्रीज़ करी हैं, मतलब उसका जो स्केल है वो इंक्रीज़ हुआ है. अब देखते हैं आर्मरी आइस शेल्फ जो है वो, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. इसके फीचर्स जो है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड, और ये लोकेटेड है अंटार्कटिका में. ठीक है, तो इसके बारे में यही इतना ही इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए. ठीक है, और जो दूसरा फैक्ट जो है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो ये होगा कि इसकी बाउंड्रीज़ जो हैं इंक्रीज़ की हैं या डिक्रीज़ की हैं. तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इसकी बाउंड्रीज़ जो हैं इंक्रीज़ की हैं. तो ये एक थोड़ा फैक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली आइस शेल्फ्स की बाउंड्रीज़ डिक्रीज़ करती हैं, बट यहाँ पे जो है उल्टा है, यहाँ पे उसकी बाउंड्रीज़ इंक्रीज़ की हैं. तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा. तो आइस शेल्स बेसिकली होती क्या है? आइस शेल्स होती हैं फ्लोटिंग शीट्स ऑफ आइस. ठीक है, ऐसी आइस पीसेस या शीट्स जो पानी के ऊपर तैरती हैं. ये बेसिकली इनका इम्पोर्टेंस क्या है? ये ग्लेशियर्स की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के का काम करती हैं, और ये ग्लेशियर्स को लैंड मास से कनेक्ट करती हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज के करंट अफेयर्स में वो है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड. मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में USTR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. अब देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है.
रिसेंटली यूएसटीआर जो है उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है रिगार्डिंग जो भी टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की हैं डिजिटल सर्विसेज को टैक्स करने के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या उनका रैशनल फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ये प्रॉब स्टार्ट किया है। तो उसमें जो है इंडिया भी इंक्लूडेड है, मतलब ऐसे 10 जो है कंट्रीज़ पे उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है और उनमें एक इंडिया भी है। ठीक है, तो जो भी डिजिटल सर्विसेज, कौन कौन सी डिजिटल सर्विसेज हमें जो है यूएसए इंडिया में प्रोवाइड करता है, किन किन माध्यम से, तो वो हमें पता है बहुत पॉपुलर है नेटफ्लिक्स से और स्पॉटिफाई जो है ऐसी सर्विसेज या डिजिटल सर्विसेज हैं जो यूएस की कंपनीज जो हैं इंडिया में प्रोवाइड करती हैं। अब इसको जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं, हमें और अदर 9 कंट्रीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंडिया का ही इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली 2020 में इंडिया ने जो है वो डिजिटल सर्विसेज को टैक्स करना स्टार्ट किया था 2% के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल टैक्सेस होते क्या हैं या कैसे टैक्स किए जाते हैं, किन किन एंटिटीज़ पे टैक्स किए जाते हैं। तो इस पे जो है ओनली नॉन रेजिडेंट कंपनीज़, वो कंपनीज़ जो इंडिया की नहीं हैं बट नॉन रेजिडेंट है, जैसे कि यूएस की हो गई, जापान की होगी, ऐसी डिजिटल सर्विसेज को टैक्स करना वही सिर्फ डिजिटल सर्विस टैक्सेशन के अंडर आएगा। तो यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज़ हैं वो टैक्स की जाती हैं। इंडिया ने 2016 में इक्वलाइजेशन लेवाई 6% का जो प्रोविज़न था वो फोर्स में आया था और ये जो टैक्स हम लोग जो इंडिया लगाता है वो बेसिकली 1 लाख जो है जिनका पेमेंट इंक्रीज़ करता है 1 साल के लिए, उन्हीं पे ये लगाया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि ये सिर्फ ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है जो है इंडिया से रिवेन्यू को सोर्स करती है, मतलब जो इंडिया से रिवेन्यू को जनरेट करती हैं उन्हीं ई कॉमर्स कंपनीज़ पे ये लगाया जाता है। ठीक है, और इनकी प्रेजेंस या फिर इनका जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना ज़रूरी नहीं है, इट जस्ट कि अगर वो सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज़ सफिशेंट टू बी टैक्स्ड। अब देखिए इसके कंसर्न्स क्या हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों स्टार्ट की गई है। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी लॉज जो है इससे रिलेटेड बनाए गए हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, एम्बिगुअस है, मतलब समझ से परे हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, और ये डबल टैक्सेशन को इंक्लूड करता है, मतलब मे बी इस यहाँ पे 2 बार टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा है। यूएसटीआर ने लास्ट ईयर 2018-19 में इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जो है वो डाला था, और वो डाला था क्योंकि इंडिया में एडिक्वेट आईपीआर प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट लॉज नहीं है। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स या कॉपीराइट से रिलेटेड ऐसे प्रोविजन से रिलेटेड यूएसटीआर ने इंडिया को लास्ट ईयर जो है वो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला है। आइए अब देख लेते हैं कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या होते हैं। डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो होते हैं वो है टैक्स जो है वो रिवेन्यूज़ पे लगाए जाते हैं जो सर्टेन कंपनीज जो हैं जनरेट करती हैं जब वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है, गूगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अमेज़ॉन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करते हैं, इन सर्विसेज के लिए रिवेन्यू जनरेट करते हैं और उस रिवेन्यू पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको डिजिटल सर्विस टैक्स बोला जाता है। बेसिकली जो इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम से रिलेटेड जो भी बॉडी जो काम करती है वो है OECD, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम पे एक होमोजीनियस टैक्स सिस्टम बनाने के ऊपर काम करती है। हमारा जो 4th टॉपिक है आज करंट अफेयर्स में वो सुखना लेक से रिलेटेड है। सुखना लेक जो है वो रिसेंटली उसको वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है। चंडीगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी जो है उसने रिसेंटली सुखना लेक को वेटलैंड डिक्लेयर किया है अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अंडर। जो लिस्ट है वेटलैंड्स की इंडिया में उसको बनाया जाता है रामसार कन्वेंशन की वेटलैंड डेफिनेशन के अंडर। वेटलैंड रूट्स जो 2017 है दे आर नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो वेटलैंड रूल्स जो हैं 2017 के वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। बेसिकली जो है वेटलैंड्स को जो है वो कोई भी नोटिफाई कर सकता है, वेदर वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कोई भी जो है वेटलैंड का दर्जा जो है दे सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज
के करंट अफेयर्स में, और जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली अभी 19 सीट्स के लिए 8 स्टेट्स में जो है राज्यसभा के इलेक्शंस को जो है वो कंडक्ट कराया गया है। तो थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट राज्यसभा के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है जिसमें जो 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर करते हैं हर 2 साल में, और जो मेंबर्स हैं उनको जो है इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो नोट करने के लिए वो ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को, ना कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं है, बस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल है। और ये जो मेंबर्स को चूज़ किया जाता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे चूज़ किया जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल है वो जो है सीट्स को अलॉट करता है टू वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो आप देखिए कि जो 4th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो राज्यसभा से रिलेटेड है, और जो आर्टिकल 80 है, जो आर्टिकल 80 है वो ये बताता है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 250 है, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, और जो 238 मेंबर्स हैं वो स्टेट्स या यूटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो है राज्यसभा से रिलेटेड वो आर्टिकल 84 के बारे में है। आर्टिकल 84 में हमारे क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा के बारे में। जो क्वालिफिकेशंस है राज्यसभा के मेंबर्स की वो है कि जो पर्सन है वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, और जो उसकी एज है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसने ऐसी क्वालिफिकेशंस उसके पास होनी चाहिए जो पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब की हैं किसी भी लॉ के अंडर। यहाँ पे जो एक पॉइंटर है जो नोट करने के लिए है कि अगर किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है या किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उस सीट को फिल करने के लिए बाई इलेक्शंस कराए जाते हैं राज्यसभा में। तो जो बाई इलेक्शंस में जो मेंबर चूज़ किया जाएगा वो सिर्फ जो भी टाइम पीरियड प्रीवियस मेंबर का बचा हुआ है जिसकी सीट पे वो क्वालिफाई हुआ है सिर्फ उतने ही टाइम के लिए वो सर्व करेगा, ना कि फुल टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है इस करंट अफेयर में, जो कि स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी से रिलेटेड है। जो ये स्पेशल रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ की है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक के लिए बनाई गई है। इसमें 3 ईयर का विजन प्लान है। तो ये जो विजन प्लान है वो 6 सेक्टर्स में जो है बनाया गया है। जो 6 सेक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्री है, फ्यूल है और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। इस रिपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जो हर साल जो है वो 1.1% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऐड होगी वर्ल्ड में। और ये जो है जो अभी जॉब लॉसेस हो रहे हैं कोविड-19 के चलते हुए, तो ये जो हर आने वाले 3 सालों तक एनुअली जो है वो 9 मिलियन तक की जॉब्स को है वो सेव करेगी। तो ये फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट हम कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।